नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे। इसमें हम जो भारतीय भौतिक प्रदेशों के रूप में मुख्यतः पढ़ेंगे और वहीं से वही ज्योग्राफी का अगर माना जाए इन 4 चीज़ों में ही क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे हम ज्योग्राफी को अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। अब हम इसमें अक्षांशीय विस्तार, ये भारत की स्थिति है, ये नहीं देखेंगे। हम भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे और उसी के आधार पर और भौतिक स्थिति और जो विस्तार है वो हम मैप वाले वीडियो में देखेंगे। और उसमें क्योंकि उसमें जो है किस किस की सीमाएँ किस राज्य से जो है स्पर्श करती हैं, कौन सा राज्य किस से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण जो भी लंबाई है, चौड़ाई है, वो जो भी है उसमें आएगा। लेकिन अगर मुख्यतः ज्योग्राफी देखें हम, तो जो भारत की ज्योग्राफी है या भारत का भूगोल है वो भारत के 4 भौतिक प्रदेशों के रूप में पढ़ेंगे। अब भारतीय भौतिक भूगोलों में कहीं कोई 5 भी पढ़ता है, कोई 6 भी पढ़ता है, तो हम देखेंगे। तो हम भारत के भौतिक भूगोल है उसमें क्या लिख सकते हैं, भारत का भूगोल। और भारत के भौतिक प्रदेशों के रूप में बारे में मुख्य हम पढ़ेंगे। अब जैसे ज्योग्राफी है या भूगोल, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता था अध्ययन और जियो मतलब पृथ्वी, भूगोल का इसमें अध्ययन। हम भारत का पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, भारत का जो भूभाग है, भूपृष्ठ है, उसका अध्ययन और उसका अध्ययन। तो ये हो जाएगी भारत की ज्योग्राफी। अब हम इसमें देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारत का मैप बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है और क्या ऐसे ही है भारत का मैप। उम्मीद करेंगे अच्छा बनाने की। कुछ ऐसा ही है, ये तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही है। तो ये हो गया भारत का। अब हम जब भी ज्योग्राफी की कोई किताब खोलते हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं और जब उसमें लिखा होता है भारत का भौतिक भूगोल, तो आरबीसी की 9th की जो बुक है, एनसीईआरटी में उसमें भी है 9th की जो बुक है उसमें भी भारत का भौतिक भूगोल, और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीसी की जो बुक्स हैं ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट की बुक है, वो पढ़ो। तो ये हम देखते हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या जो है उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन अगर हम इसको एक नाम में पढ़ें, एक नाम देना चाहेंगे, क्या पढ़ेंगे, पर्वत। और इसी में हिमालय पर्वत आएगा, ये तो 4 अलग अलग भागों में या 2 समांतर श्रेणियों में बटा हुआ है। इसमें भी अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। अब देखो जो हिमालय वैसे तो लोग ये अलग अलग भागों में बटा है। अब उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में भी देखो यहाँ जो है जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत है, इसकी भी पहाड़ियाँ भी आती है इसमें। लेकिन लोग क्या बोलते थे, हिमालय। हिमालय बोलते ही अपना मतलब कहते हैं पिंजर छुड़ा दिया। एक बार हिमालय बोलते और उनका काम चल गया। अरे हिमालय बोलने से काम नहीं चल गया, इसको कौन इतनी मातापसी करे, इतनी रामायण कौन करे, कौन बताए कि ट्रांस हिमालय कहाँ है, मध्य है और शिवालिक कहाँ है, कौन ऐसा बोलते ही नहीं, सीधा हिमालय बोल दिया और काम चल दिया कि बस उत्तर में हिमालय पड़ो, ऐसा नहीं। तो यहाँ ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय, यहाँ टी से, और ये फिर मान हिमालय, यहाँ पे ये मध्य हिमालय, और यहाँ हो जाएगा शिवालिक। तो इसको मतलब ये अलग अलग पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ पूरा हिमालय। जब एक पर्वत होता है तो पर्वत होता है, और विभिन्न प्रकार की जब साथ में पर्वत श्रेणियाँ ज़्यादा पर्वत होते हैं तो उसको हम पर्वत श्रेणियाँ बोल देते हैं। और यहाँ फिर आ जाता हमारे मैदान, तो उत्तरी पूर्वी जिसे हम पढ़ने हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश। तो ये क्या हो जाएगा, मैदान। ऊपर वाला पहला पर्वत, दूसरा मैदान। यहाँ पे एक और है जिसे हम पढ़ते हैं पठार, और जिसे हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो हम इसका नाम दे देंगे पठार। फिर एक और चीजें हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये हो जाएंगे तटीय प्रदेश। इनको हम नाम दे सकते हैं जो है तटीय प्रदेश। और कुछ यहाँ और द्वीप समूह भी है हमारे, तो यहाँ हम देखते हैं एक लाइन में, और यहाँ पे डॉट डॉट में बस, ये क्या हो जाएंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो हमने जो भारत के भूगोल को या भौतिक भूगोल को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो पहला क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ अगर हम लेना साइज का नाम, तो ये हो जाएगा पर्वत। दूसरा मैदान, तीसरा हम कह सकते हैं पठार,
और 4 नंबर में इसमें हमें जो है तटीय प्रदेश, हम ये कह सकते हैं तटीय प्रदेश और द्वीप समूह दोनों इसमें शामिल कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, तटीय प्रदेश, और ये हो जाएगा वो द्वीप समूह। अब देखिए जहाँ हिमालय यहाँ पे स्थित है, और हिमालय ये कहते हैं नवीन पर्वतमाला है, यानी कि युवा है, अभी यंग है। और कितना यंग, अगर हिमालय का बात की जाए, हिमालय कितना पुराना, तो कहता है 11 करोड़ वर्ष पूर्व, 11 करोड़ वर्ष पूर्व, या वर्ष लिख देता हूँ, और 11 करोड़ वर्ष पूर्व है, ठीक है। और उसको भी क्या कहता है, युवा कहा जाता है। तो भाई इसमें बुजुर्ग कौन से, तो ये बुजुर्ग की बात करेंगे, ये अंकल जी बहुत बुजुर्ग हो जाएंगे हमारे, और मतलब बहुत सीनियर है, इनको जैसे वृद्धा पेंशन शुरू हो गई, वृद्धा पेंशन क्या तो पार होने वाले हैं। तो ये इनकी ये हमारे 16 करोड़ वर्ष पुराना है पूर्व। अब देख लो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या यंग है, युवा है। जब भी हम पढ़ते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या इनके बारे में पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि ये तो जो है युवा नदियाँ, अभी यंग नदियाँ, तो ये क्या करेगी, यहाँ से निकलेगी, आएगी तो क्या लेके आएगी, अपने साथ गाद वगैरह लेके आएगी। ये कह सकते हैं कि हम अपने साथ जो कचरा जमा वगैरह कुछ लेके आएगी, खाद लेके आएगी। और ये है जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, या हम ये कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये खुद पुराना है, ये बहुत पुराना है, जमीन के अंदर वाला पुराना। अब इनके भी जो है निर्माण की प्रक्रिया है, जैसे हम यही देख लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय के निर्माण से संबंधित। तो देखो पहले पृथ्वी ऐसी थी, उस समय से नाम पेंजिया था खाली। फिर यहाँ वर्षों बाद बहुत लंबे समय तक ये रही, और विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती रही। कभी ये गर्म हुई, कभी ज़्यादा ठंडी हुई। तो देखो कुछ चीज़ ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा ठंडी होती है, तो उसमें क्या घर्षण होता है, टूटती है, या विखंडन होता है, या जो है ये मतलब छिटक जाती है, टूट जाती है, मुड़ जाती है, ऐसी होती होती। फिर ये क्या हुआ, दो भागों में बढ़ गई। एक समय आया ये दो भागों में बढ़ गई, दो भागों में बढ़ी तो क्या हुआ, एक भाग ऐसे हो गया ऊपर वाला, एक भाग नीचे हो गया, इसमें क्या पानी भर गया। तो ये तो जाए 33 सागर, हम कह सकते हैं इसको 33 सागर। और ये हो गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा भूमि, ये हो गया गोंडवाना भूमि के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो भारत है वो यहाँ पे था, ये ऐसे। हम भारत को ऐसे तो पढ़ते हैं, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय है ही नहीं इसमें। किसमें, प्रायद्वीपीय भारत का जो टुकड़ा हुआ टूटा हुआ, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे है, ये प्रायद्वीपीय भारत किसका, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसमें हिमालय है ही नहीं, क्यों, हिमालय में तो बना ही नहीं, इसीलिए ये क्या पुराना 16 करोड़ वर्ष पूर्व है। अब ये कितना 6 करोड़ वर्ष, ये हम ये कह सकते हैं, या 5 करोड़ वर्ष तो पूर्व, ये 5 करोड़ वर्ष पहले हिमालय था ही नहीं। लेकिन अब जैसे हिमालय निर्माण की प्रक्रिया हुई, अब ये देखो ये चट्टानें आपको पता है गति करती रहती है, विभिन्न प्रकार के जो भूवेद है उनकी रिपोर्ट आती है कि ये यूरेशिया की प्लेट है, ये प्लेट गति कर रही है, वो प्लेटें गति कर रही है, आंतरिक हलचलें होती रहती हैं जमीन के अंदर, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। तो यहाँ नीचे जो कभी भूकंप, ये जो घटनाएं होती हैं, ये आंतरिक पृथ्वी के तापमान की वजह से होती है। और इस तापमान की वजह से ये प्लेटों का इधर उधर खिसकना और गति करना होता है, और प्लेटें गति करती रहती। हम सुनते हैं कि जो हमारा थार मरुस्थल है, ये क्या है, ये भी अरब का जो है सारा मरुस्थल उसी का ही भाग है, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब जो कि इसके तो आगे राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वत प्रदेश आ गया, अरावली आ गई। अरावली क्या करती है, ये रेगिस्तान को विस्तार को रोकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर अरावली के बारे में पूछा जाए, खासकर राजस्थान के बारे में, तो ये यहाँ पे अरावली है, ये क्या करती है, हिमालय को, ये मानसून को नहीं रोक पाती है। जो दक्षिण पूर्व मानसून, जो हमारा मानसून होता है, वो मानसून आता है, उसको तो नहीं रोक पाती है। लेकिन ये क्या करती है, जो थार का मरुस्थल उसके विस्तार को रोकती है, थार के मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। इससे क्या था, मार्च ऑफ रेगिस्तान, यानी कि रेगिस्तान का चलना या गति करना, उसको ये क्या करती है, रोकती है। ये एक विशेषता है, इस अरावली की विशेषता ये हो सकती है। अच्छा पॉइंट है ये। अगर हम जैसे कोई RS मेंस का आपको आंसर लिखना है, या मतलब यानी कि कोई मुख्य परीक्षा का कोई लेखन करना है, तो उसमें एक अच्छा पॉइंट आप डाल सकते हैं। तो ये प्लेटो ने गति की, और तो ये बीच में जो 33 सागर था, ये क्या हो, ये प्लेटो दोनों मतलब पास पास आई, तो ये दोनों यहाँ से ऊपर उठने लगी। जब ये पास कहते हैं ना, जब कोई दो चीजें पास में आएगी, या तो नीचे घुसेगी या फिर ऊपर उठेगी, तो वो क्या, मान लीजिए दो प्लेटें ऐसे गति कर रही है, पास में आएगी तो क्या होगा। अब ऐसा था नहीं आगे या भिड़ के रुक गई, ऐसा तो है नहीं, टकरा के थोड़ी रुकती है, टकरा है तो गाड़ियाँ रुकती हैं, फिर टक्कर भी अच्छी खासी लगती है। और वो भी देखते हैं हम, ये गाड़ी अगर ठीक है तो दूसरी की तो पूरी हालत ही खराब हो जाती है। तो ये ऐसे गति करेगी, कितने दिन तो अड़ी हुई रहेगी, या फिर ऐसे ये तो एक दूसरे ऊपर चढ़ेगी ऐसे, या फिर दोनों बराबर ताकत होगी तो दोनों ऊपर उठ जाएगी। और ऐसे ही क्या हो गया, हमारे ये 33 सागर है जो यहाँ बीच में, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की गति होती आगे जाके यहाँ हिमालय का जो निर्माण हुआ। और ये हमारे ऊपर जमीन उठ गई, या हम कह सकते हैं पर्वत के रूप धारण कर लिया, तो ये क्या हो गया, हिमालय। तो हिमालय का निर्माण हुआ कब, यहाँ पे 11 करोड़ वर्ष पूर्व, और यहाँ 16 करोड़ वर्ष पूर्व कौन था,
यहाँ पे पहले से पठार यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो पहले से ही है, और वो किसका गोंडवाना लैंड का भाग है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार निम्न में से किसका भाग है। अब वो ऊपर कहीं गंगार लैंड दे दिया, नीचे जो है गोंडवाना लैंड दे दिया, तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं। तो आज हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि भारत की ज्योग्राफी में ये पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से अब सारे जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। अब मान लीजिए वनस्पति का है, यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब देखो यहाँ हाइट बहुत ऊंची, जैसे हिमालय या फिर हम उसको माउंट एवरेस्ट देखते हैं 8,850 मीटर ऊंची है, 8 किलोमीटर ऊपर ऊंची है। ऊपर क्या होगा, बर्फ ही होगा। ऊपर जाने के बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, और यही होता है। यहाँ जैसे मान लीजिए सीधे गर्म हो रही है, ये यहाँ क्या धूप पड़ेगी ज़्यादा, ये मैदान है, यहाँ पठार है, यहाँ से यहाँ कहीं झीलें नदियाँ, सबका पानी गर्म होकर ना ऊपर जाएगा, भाप बन के जाएगा, ऊपर जाएगा, तापमान कम है, तो ये क्या हो जाएगा, वापस जो है ये नमी जो बादल बन जाएंगे, नमियों की बादल बन जाएंगे, ऊपर कहीं से कहीं टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगी, बारिश होगी। अब यहाँ कहीं बादल टकरा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर हाइट वाली कोई चीज़ है ही नहीं, अरावली है, ये भी क्या है, समांतर है किसके, जो हमारे दक्षिण पूर्वी मानसून आता है यहाँ से सीधे निकल जाती है, और यहाँ आके कहाँ टकराती है, हिमालय, और आप देखते हैं उत्तराखंड में बाढ़ आ जाती है यहीं से, और बादल बढ़ जाते हैं। यानी कि 1 मिनट में 25 सेंटीमीटर बारिश होना है, क्या है, बाढ़ आ जाना, सॉरी वो कहता बादल बढ़ना होता है। मतलब 1 मिनट में इतनी बारिश हो जाती है कि मतलब यानी कि एक तरह से पूरा, और वहाँ पे एक बार भूस्खलन हो जाता है, भू का टूटना, स्खलन होना, भूस्खलन हो जाता है, इतना बारिश पड़ती है। तो उस वजह से अब ये हिमालय में क्या है कि अभी हिमालय निर्माण की प्रक्रिया में, अभी तक हिमालय में क्या है अपना जो है ना, ये पूरा इसका निर्माण हुआ नहीं है, निर्माण की प्रक्रिया में अभी यंग है, युवा है। तो यहाँ क्या है, मतलब यानी कि जो नदियाँ आती हैं वो भी उनके साथ गाद लेके आती है, यानी कि यहाँ जो कचरा पड़ा मिट्टी या जो भी होती है उपजाऊ भूमि वो आगे लेके आती है, और ये नदियाँ जब आगे आती है, क्या देख लेते हैं, तो हिमालय से उतरने वाली नदियाँ जैसे जैसे आगे आएगी, हम ये कह सकते हैं आगे आएगी तो क्या आएगी, अब स्पीड में आएगी, और स्पीड में आते हुए यहाँ एकदम से नदी युवा अवस्था में, ये हम कह सकते हैं तेज। युवा का मतलब ये नहीं कि जो गति इनको मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो कहाँ मिलती है, एकदम ढलान। बारिश हुई, हिमालय से निकली, तो मतलब हिमालय की बात नहीं, जैसे भी नदी निकलती किसी भी पार्ट से, तो तुरंत वहाँ क्या गति रहती है उसकी तेज। क्यों, क्योंकि एक तो ढलान होती है, और ऊपर से जब बारिश का पानी होता है या फिर बर्फ गल के पानी नदी बन के निकलती है, तो वो तेज स्पीड में रहती है। तो अपने साथ क्या है, कंकड़ पत्थर हो गए वो लेके आती है, जैसे ये यहाँ पे नदी ऐसे गति करेगी तो यहाँ बड़े बड़े पत्थर लेके आ जाएगी अपने साथ, ये अपने साथ ऐसे पत्थर लेके आ जाएगी। इस चित्र को क्या क्या यहाँ पानी दिखता नहीं। अब देखो बाढ़ तो पत्थर तो लेके आती है नदी अपने साथ, लेकिन वो क्या है, पत्थर आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब पानी होता है क्या, वो छोटे भाग में से गुजर जाता है, तो ये पत्थरों के नीचे पानी पड़ा रहता है, दिखता नहीं, लेकिन महसूस नहीं होता है, लेकिन होता है कहाँ, पहाड़ों के नीचे। जैसे पहाड़ों से ये हिमालय से नदियाँ निकली, और यहाँ पे ये अपने साथ साथ मोटे मोटे पत्थर गाड़ वगैरह लेके आगे, बड़े बड़े पत्थर आगे जाएंगे नहीं, तो ढलान तक ही जाएंगे, पर जो कहते हैं ना पहाड़ों के पदीय क्षेत्र तक, पर्वतपदीय क्षेत्र में, पहाड़ों के जो नीचे की भूमि जगह होती है वहाँ तक ये पत्थर आते हैं, लेकिन पानी तो नीचे से निकल जाता है, नीचे नदी में पानी हो रहता है। इसे क्या कहते हैं, भामर। तो भामर प्रदेश होता है वो नदी पर्वतीय प्रदेशों में होता है, पदीय प्रदेशों में होता है, पहाड़ों के जो है पद मतलब पहाड़ या पदीय क्षेत्र मतलब जो पैर होते हैं, ये कहते हैं पहाड़ों के जो पैर है उसको भामर क्षेत्र कहते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएगा, अब क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर तो नदी साथ लेके जाएंगे नहीं। अब पत्थर अगर जैसे नदी निकलती बहुत स्पीड में निकलती है, पत्थर क्या मैं तो सुनो ही नहीं, नदी स्पीड में आती है उसको लेके आती, चल भाई यहाँ क्यों रुका, तो वो लेके आ जाती है। और यहाँ लाने के बाद अब आगे छोटे छोटे पत्थर और उपजाऊ मिट्टी वगैरह वो थोड़ी आगे जाके नदी अब फैलनी शुरू होती है, यहाँ स्पीड में निकलती है, तो वो कहते हैं ना जहाँ स्पीड होती है वहाँ संकड़ी जगह से निकलती है, यहाँ आगे थोड़ी नदी फैलेगी। अब लगना भी सही ना नदी निकल रही है, तो उसका थोड़ा अपना टसन भी होगा, तो यहाँ निकलेगी, वो क्या हो जाएगा, ये तराई क्षेत्र होता है, ये हमारे बड़े पत्थर यहाँ तराई, तो सिंगड़ वगैरह खेती यहाँ हो जाती है पानी में, यहाँ पे कमल वगैरह यहाँ फिर आगे निकलती है। अब नदियाँ क्या करती हैं कि कई बार तो ऐसे ही ये जो मुख्य मार्ग है उसी में ही गति करती है और आगे जाएगी ऐसे। तो यहाँ जो ये उपजाऊ भूमि हो गई एक तरह से, वैसे कहेंगे हम खादर, क्या कहेंगे, खादर। यानी कि ये जो यहाँ से नदी रवाना हुई ना, अपने साथ जो भी गाद ये लेके आई, उपजाऊ भूमि लेके आई है, उपजाऊ मिट्टी लेके आई है, या और भी कुछ पदार्थ लेके आई है जो भूमि में होते हैं, उसकी वजह से जो है पेड़ पौधे जो बहुत सी ग्रोथ करते हैं। तो ये यहाँ तक तो लेके आ गई, अब तो यहाँ अच्छे वाले इलाके यहाँ से बिखेर दिए, फैला दिए, तो ये तो हो गया खादर।
और कई बार क्या होती है कि नदी बहुत स्पीड में आती है, बहुत यहाँ पूरे बाढ़ की स्थिति होती है, बहुत बारिश होती है, तो नदी क्या करती है, बड़ा रूप धारण कर लेती है। ऐसे यहाँ आते हुए, यहाँ से मतलब ऐसे ये बामर से आगे निकली, तराई से आगे निकलते खादर यहाँ पास आस पास के गाँव तक चली जाती, बाढ़ आ जाती है यहाँ इस क्षेत्रों में। तो ये खादर तो ये होता है बांग्ला प्रदेश। बांग्ला प्रदेश में क्या है, कभी कभार 4-5 साल में एक बार जब नदी आती है तो बांग्ला प्रदेश में आती है। और ऐसे अगर सामान्य नदी का जो अपनी मुख्य मार्ग है वहीं से गुजरती है। तो खादर में क्या रहती है, नवीन जलोढ़ लेके आती है, या फिर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। तो जब नदी अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी या कण है, जो पत्थरों से, इन पत्थरों से छोटे छोटे जो उपजाऊ कण मिट्टी के जो भाग हैं उनको साथ लेके आती है, और जो नवीन जो है जलोढ़ लेके आती है, उनको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। खादर जो होते हैं नवीन जलोढ़ होते हैं, हर साल आ सकते हैं, हर साल आते हैं, क्योंकि नदी जैसे मानसून आया, नदी आई, हर साल ये जो नवीन जो हम ये कह सकते हैं जो जलोढ़ है वो क्या कहेंगे, खादर कहलाएंगे। और जो ये कह सकते हैं कि हम नवीन नहीं, कभी कभार आते हैं, पुराने ये कह सकते हैं, नवीन नहीं होगी, क्या होगी, पुराने जो जलोढ़ लेके आएगी या जो अपने साथ पदार्थ वगैरह लेके आएगी नदी, उसको क्या कहेंगे, बांग्ला प्रदेश कहेंगे। क्यों, ये 3-4 साल में एक बार जब फुल बारिश होती है, बाढ़ आने की स्थिति, तब ऐसा होता है। अब वनस्पति होती है, अब ज़्यादा यहाँ बारिश होगी, अब तो ये बहुत ऊंचाई पे ठंड बहुत पड़ती है, यहाँ कैसे पेड़ होंगे। अब मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे देखो यहाँ मानिसराम में, यहाँ मिजोरम में, यहाँ बहुत मेघालय में बहुत बारिश होती है, तो यहाँ की जो पेड़ पत्तियाँ हैं या वो जो भी पौधे होंगे उनकी पेड़ पत्तियाँ क्या बड़ी होगी, और ये ऐसे पदार्थ होंगे, पेड़ होंगे। और यहाँ हम देख लेंगे राजस्थान में या फिर मध्य भारत में, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह में आप देखेंगे पेड़ कैसे होंगे, एकदम पूरे टसन के साथ अपने मतलब बने के मुखिया की तरह खड़े रहेंगे बीच में। लेकिन यहाँ के पेड़ यहाँ से खड़े रहेंगे क्या, क्यों, बर्फ पड़ रही है, टूट के गिर जाएंगे, इसलिए वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ की वनस्पति भी होती है। हम राजस्थान में देखेंगे पेड़ कैसे होंगे। अब आप देख लीजिए राजस्थान में खास करके यहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, क्योंकि नदियाँ इतनी चलती नहीं है, और खासकर मरुस्थलीय प्रदेश में तो आप देखते हैं बहुत लू चलती है, यहाँ तो कहाँ बारिश होती है, इंदिरा गांधी नहर से जो पानी आए वो बात अलग है। तो यहाँ की जो वनस्पति क्या थी, छोटे मतलब पेड़, वो उसकी पत्तियाँ क्या छोटी हो जाती हैं, और वो भी कांटों का रूप धारण कर लेती है। और पेड़ अपनी रक्षा के लिए तो वो कांटे होते नहीं, अगर फुल पानी उनको मिल जाए और यहाँ की अगर जलवायु जो है चेंज हो जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ कांटे नहीं होंगे, बहुत बड़े पत्ते होंगे, खेजड़ी के इतने छोटे पत्ते नहीं, बड़े बड़े पत्ते होंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, बारिश जलवायु ऐसी हो गई, बारिश बहुत कम होती है, तो पत्तों को भी, पेड़ों को भी अपनी रक्षा करनी पड़ती है ना, तो वो क्या करते हैं, जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती है वो धीरे धीरे कांटों का रूप धारण कर लेती है। और एक तरह से कहेंगे तो कांटे ज़्यादा होंगे और पत्तियाँ बहुत कम होती है यहाँ राजस्थान में, अगर हम देखा जाए। फिर यहाँ की नदियाँ, अब ये तो बहुत पुराना है, ये मतलब मैंने कि हिमालय के क्या लगे, जेठ जी है, एक तरह से देखा जाए तो जेठ है ये, इसके हिमालय तो युवा में, और ये 16 करोड़ वर्ष पूर्व है। तो ये दक्षिण भारत का पठार, इसमें क्या है, इसमें काली मिट्टी है, मृदा है, कोयला है, और यहाँ आप देखेंगे ये यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ पूरे खनिज पदार्थ से भरा पड़ा हुआ संपदा से, और ये पुराना है, इसलिए क्या है, मजबूत है। अब यहाँ की नदियाँ आपको पता है, देखो यहाँ की नदियाँ स्पीड जाती है, यहाँ के फैल जाती है, यहाँ क्योंकि संकटी गलियों में से गति करके, और यहाँ देखिए डेल्टा बना देगी, गंगा नदी बांग्लादेश में, यहाँ डेल्टा बनाती है, पश्चिम बंगाल में, हमारे सुंदरबन में डेल्टा बना लेती है, यहाँ नदियाँ, और यहाँ की नदियाँ सीधे गिरती है नदी, सॉरी समुद्र में जाके, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो मतलब इतनी ढलान तेज है नहीं। दूसरी बात है कि इनकी ये जो मतलब पठार है दक्षिण भारत का, जो हम के प्रायद्वीपीय भारत पठार है, ये बहुत पुराना, अभी क्या घिसेगा भाई, जो घिसना था वो तो घिस गया 11 करोड़ वर्ष पहले, अब तो 16 करोड़ वर्ष पुराना है, तो ये अभी ये घिसना बाकी, इसलिए अपने साथ सब कुछ लेके आती है। और ये या जो ज्वार नदमुख बनाती है, एस्टुरी कहा जाता है या डेल्टा कहा जाता है। नदी का समुद्र में गिरने से पहले फैल जाना क्या होता है, डेल्टा। और यहाँ नदी समुद्र फैलती ही नहीं, मौका ही नहीं मिलता, आई और सीधी ढलान बहुत है, सीधी गिर गई, तो क्या ज्वार नदमुख बनाती है। तो इस बार अब ये आजकल आज जो हमने देखा थोड़ी आउटलाइन की हमने कि भारत की ज्योग्राफी में ये टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें वनस्पति है या जो भी है संसाधन है सारे इसी में ही आ जाएंगे। हमने 4 भागों में इसको बांट के पढ़ने की कोशिश की, और हम इसमें और अब आगे हम कंटिन्यू इसको और करेंगे, और जो है वाले का विभाजन भी पढ़ेंगे, और यहाँ हम प्रायद्वीपीय भाग में पठार में पढ़ेंगे, मैदान में पढ़ेंगे, सब जो है टॉपिक प्रायद्वीपीय जो तटीय प्रदेश है, और हमारे जो द्वीप हम कह सकते हैं जो द्वीप है, ये द्वीप समूह, इनको भी पढ़ेंगे। तो ये हमने आज थोड़ा पता ही नहीं चल रहा होगा क्या क्या कुछ पढ़ा है या क्या बनाए हैं, तो वो क्योंकि आज एक थोड़ा हम कहते हैं आउटलाइन एक तरह से हमें कैसे थोड़ा बहुत आइडिया देगा, हमने ये चीज़ें आगे पढ़नी है भारत की ज्योग्राफी में, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही देखने हैं। तो यहाँ हम देख लें प्रायद्वीपीय भारत का पठार सबसे पुराना, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसका भाग है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये हिमालय खाती सागर, ये मतलब उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये चीज़ें आज हमने देखी, और आज हम थोड़ा बहुत ये देखा कि मतलब जहाँ जैसे यहाँ की वनस्पति में अंतर हो जाता है, क्योंकि जलवायु पे सब डिपेंड करता है, और जलवायु के आधार पर ही होती है। यहाँ बारिश बहुत होती है, यहाँ बारिश
अब यहाँ हाइट बहुत है तो वहाँ और भी तो सही है, ऐसा है नहीं कि यहाँ सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है, ये बर्फ ज़्यादा जमती है और फिर बर्फ जल्दी तो पिघल जाती, टूट जाती है। यहाँ टूटना फूटना कुछ है नहीं, क्योंकि टूटना फूटना पहले हो गया। अब तो ये तो क्या है, बहुत बूढ़े, इनकी क्या नाम जेड जी लगते हैं उम्र में भी। तो ये हमने आज देखा है और अब कल से हम इसको पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और जो है भारत की ज्योग्राफी है या भारत का भूगोल है उसको आसान तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ते वक्त शायद टफ लगता है, उसको आसान बनाएंगे, ट्रिकें यूज़ करेंगे, कभी थोड़ा उसको और हमारे लोकल जो भाषा है उसमें बोल के भी आसान बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप भी साथ जुड़िए और देखिए, ज़रूर आपको भारत का भूगोल है जो पढ़ने में आसानी होगी और कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।